सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के भविष्यों 12th स्टैंडर्ड वालों। आज डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बहुत ही डिटेल में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है। एक बार चीज डाइजेस्ट तो हो जाती है, लेकिन फिर क्या होता है ना, आगे जब क्वेश्चंस कर रहे होते हैं उस टाइम कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। फिर किसी और तरीके से अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए फ्लक्स को आज एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए, एक भी कंफ्यूजन बचना नहीं चाहिए, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। राइट, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैसे तो देखा जाए सिंपली अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे कि एक गिवन एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं डायग्राम बना लेता हूं एक। देखो, ये एक मेरा कोई भी प्लेन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसका अपना कुछ एरिया होगा। अब इस रीजन से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करके निकल रहा होगा। ठीक है, तो इस पूरे एरिया से, ठीक है, ऐसा सपोज एक ऐसा फॉर एग्जांपल ये मेरा बुक है। ठीक है, ये एक एरिया है। राइट, तो यहां पर बहुत सारे रीजन में, एक बड़े से रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस रीजन में आपने एक ऐसा एक एरिया कंसिडर कर लिया, एक छोटा सा। ठीक है, अच्छा, अब पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इससे गुजरेगी नहीं। ठीक है, इस एरिया से कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करके जा रही होगी। अच्छा, तो इस एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करते हुए इसको जा रही है, उसी को हम इस एरिया से जुड़ा हुआ फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अब इसकी जगह पर मैंने कोई और एरिया ले लिया सपोज। ठीक है, मैं सपोज ऐसा कोई एक एरिया ले लिया। ठीक है, छोटा सा एरिया। अब इस एरिया से पहले थोड़ा बड़ा था, उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रही थी। ये एक छोटा सा हिस्सा है, इससे कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करेगी। ठीक है, तो इससे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करके जा रही होगी, ठीक है, वो इस एरिया से जुड़ा हुआ फ्लक्स कहलाएगा। बराबर है, तो डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा एरिया कंसिडर किया है। ठीक है, तो जितना बड़ा आप एरिया लोगे उस एरिया से उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करके जा रही होगी, तो हम कहेंगे कि उस एरिया का फ्लक्स उतना ही ज्यादा है। बराबर है, तो देखो ऐसा ही मैंने एक एरिया कंसिडर किया है। ठीक है, अब ये जो एरिया है इससे बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम क्रॉस करते हुए दिखा रहे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी। अच्छा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो इसमें देखो दो लाइंस मैंने जो दिखाई हैं वो इस एरिया को कट करके नहीं जा रही है। राइट, इस एरिया से बाहर है। तो बेसिकली हमने ये पढ़ा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से डिस्क्राइब करते हैं। राइट, नॉर्मली तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिखती नहीं है। राइट, कैसी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड हमको नहीं पता, पर उसको समझने के लिए, ठीक है, जब आप कोई चीज को देख नहीं सकते तो उसको समझना मुश्किल हो जाता है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देख तो नहीं सकते, तो हम अपने आप को समझाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा एज्यूम कर रखा है हमने कि इस तरह की लाइंस से हम उसको फील कर सकते हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह की लाइंस से दिखाते हैं। राइट, इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। राइट, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं क्या एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? रियलिटी में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती। राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई फिजिकली प्रेजेंट चीज नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड फिजिकली प्रेजेंट चीज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक रियल चीज है, पर इलेक्ट्रिक लाइंस जैसी कोई चीज होती नहीं है। ठीक है, ये तो बस हमने इमेजिनरी चीजें बना ली हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्चोरियली मतलब इमेजेस के फॉर्म में समझने के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, अच्छा, तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्या शो कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रही है। क्लियर है? तो इस एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, क्या इस एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करके जा रही होंगी, वही हमको इस एरिया का फ्लक्स देगा। बराबर है, मैंने बेसिकली फ्लक्स कैसे डिफाइन किया? व्हाट इज फ्लक्स? देखो मैं दो तरीके से बता रहा हूं फ्लक्स। एक कि द इलेक्ट्रिक फील्ड passing through a given area is called flux
associated with that area। समझे? मतलब कि देखो यहां तो पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, पूरे रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर हम पूरे रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस एरिया की बात कर रहे हैं। तो इस एरिया से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाए, ठीक है, इस एरिया को क्रॉस करता हुआ जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, या इसको पास करता हुआ कहेंगे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ठीक है, वही उस एरिया से जुड़ा हुआ फ्लक्स कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स एसोसिएटेड विद दैट एरिया। फ्लक्स कौन सा फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्लियर लिख लेना, क्योंकि हम आगे मैग्नेटिज्म भी पढ़ेंगे, तो उसमें हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो मिक्सअप ना हो जाए, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जब मैग्नेटिज्म की बात करेंगे तब वहां डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो फ्लक्स का एक तो डेफिनेशन ये, राइट। अच्छा, अब मैंने क्या बोला कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइंस की मदद से डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो इसी डेफिनेशन को हम ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाई करते हैं कि देखो यहां हम ये भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू, क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग a given area is called flux associated with the area। समझे? तो आप दोनों तरीके से कह सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से पास हो रहा है, वो उस एरिया से जुड़ा हुआ फ्लक्स कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक गिवन एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं, तो एक गिवन एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर कर जा रही हैं, ठीक है, वही कहलाता है हमारा उस एरिया से जुड़ा हुआ फ्लक्स। क्लियर है? पक्का? अभी फिलहाल आपको ये चीज डाइजेस्ट करनी है। अच्छा, लाइंस के केस में क्या होता है ना, देखो हमने ये भी पता होगा हमको कि देखो आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया से ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप जितनी चाहो उतनी बना सकते हो, या आप किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक, जैसे पॉजिटिव चार्ज है मेरा, राइट, ये मेरा पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे दिखाते हैं, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनाएंगे। तो ये तो 4 लाइन ही बनाई मैंने, मैं चाहूं तो यहाँ 6 लाइन से भी दिखा सकता हूं, चाहूं तो मैं यहाँ 8 लाइन से भी दिखा सकता हूं, राइट। क्लियर है? तो मैं जितनी लाइन चाहूं उतनी बना सकता हूं। तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूं कि देखो ये एक पर्टिकुलर एरिया था, राइट, अभी यहां से कितनी लाइंस क्रॉस कर रही थी, 1 2 3 4 5, मैंने 5 लाइंस क्रॉस करते हुए बनाई। तो मैं चाहूं तो यहां पर 10 लाइन भी तो बना सकता हूं, मैं यहां से 20 लाइन भी तो बना सकता हूं क्रॉस करते हुए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना तो हमारी चॉइस है, हम चाहें उतनी बना सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो चाहो जितनी बना सकते हो, वो आपके हाथ में है, ठीक है, क्योंकि वो आप रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हो। रियलिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती नहीं, होता अपने आप समझने के लिए बनाना चालू कर दिया, जितनी चाहो उतनी बना सकते हो। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप अपनी मर्जी से एडजस्ट नहीं कर सकते ना, जो ऑलरेडी है वहां पर उतनी प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल सपोज वहां पर 10 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, 10 न्यूटन पर कूलम है। इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने के लिए मैं 5 लाइन भी दिखा सकता हूं, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए मैं 10 लाइन भी बना सकता हूं, मैं 20 लाइन भी बना सकता हूं, मैं चाहूं उतनी लाइन बना सकता हूं, राइट। तो एक चीज नोटिस करने वाली यह है कि अगर आप यहां 5 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हो, ठीक है, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से, है ना, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया बोला ना, तो इस एरिया से अगर 5 ही लाइन क्रॉस कर रही हैं तो आपका फ्लक्स उस हिसाब से 5 होना चाहिए, राइट। आपने 5 लाइन बनाई, ठीक है, 10 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहां आपने 5 लाइन से दिखाया तो फ्लक्स आपका 5 हो गया। लेकिन अगर आप यहां पर 10 लाइन बनाना चाहो तो भी तो बना सकते हो, मैंने बताया इसी फील्ड को दिखाने के लिए मैं 10 लाइन भी बना सकता हूं, मैं 20 लाइन भी बना सकता हूं। तो अगर मैंने यहां 10 लाइन बना दी तो उस हिसाब से मेरा फ्लक्स तो 10 हो जाएगा, है ना। अगर मैंने यहां 20 लाइनें बना दी तो उस हिसाब से मेरा फ्लक्स 20 हो जाएगा, राइट। तो ये डेफिनेशन तो गलत हो जाएगी, है ना। क्यों गलत हो जाएगी? अगर दोनों डेफिनेशन सेम है, मैंने क्या बोला, दोनों डेफिनेशन सेम है,
यहां आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया हुआ है, यहां आपने अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूज किया हुआ है, ठीक है, पर मतलब दोनों का सेम है। तो अगर इस हिसाब से चलूं मैं, जो मैं 5 10 अपनी मर्जी से जितनी भी लाइन बनाना चाहता हूं बना सकता हूं, अगर मैं इस हिसाब से समझूं तो देखो ये डेफिनेशन देखो, इसके हिसाब से क्या होगा, 5 लाइन बनाई तो 5, 10 लाइन बनाई तो 10, 20 लाइन बनाई तो 20, राइट, फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। अच्छा, लेकिन अगर मैं इस डेफिनेशन के हिसाब से चलूं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू, ठीक है, यहां पर मैंने लाइन नहीं यूज किया, मैंने यहां पर क्या यूज किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मतलब यूज की है चीज, ठीक है। तो अगर मैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करता हूं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 10 न्यूटन पर कूलम भी है, चाहे आप 5 लाइन बनाकर दिखाओ, चाहे आप 10 लाइन बनाकर दिखाओ, चाहे 20 लाइन बनाकर दिखाओ। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 10 ही था, यहाँ पर 10 न्यूटन पर कूलम भी था, तो इस हिसाब से फ्लक्स फिक्स है, राइट, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 न्यूटन पर कूलम है, ठीक है, तो फ्लक्स तो चेंज हो ही नहीं रहा है, फिक्स है, 10 न्यूटन पर कूलम के हिसाब से जो फ्लक्स बनना चाहिए वो फ्लक्स बन रहा है। लेकिन अगर आप लाइन के हिसाब से गिनती करते हो तो आप इसी को कई तरीके से दिखा सकते हो, 5 दिखा सकते हो, 10 दिखा सकते हो, 20 दिखा सकते हो। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं। अगर आप इस डेफिनेशन के हिसाब से चलो तो यहाँ जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, 10 न्यूटन पर कूलम, तो उसकी वजह से कुछ फ्लक्स बनेगा, कुछ भी बनेगा फ्लक्स, ठीक है, मान लो φ1 फ्लक्स बनता है इतना, तो ये फ्लक्स की वैल्यू फिक्स है। यहां वैल्यू चेंज हो रही है क्या, यहां वैल्यू तभी चेंज होगी जब आप यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज करोगे, राइट, 10 की जगह 12 करोगे, 13 करोगे, 14 करोगे, ठीक है, 10 का 10 रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड आपने, तो फ्लक्स में चेंज आएगा क्या, नहीं चेंज आएगा। आपने एरिया फिक्स रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स रखा है, तो फ्लक्स आपका फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि हमको पता है कि हम 10 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड को 5 लाइन से भी दिखा सकते हैं, 10 लाइन से भी दिखा सकते हैं, 20 लाइन से भी दिखा सकते हैं। तो अगर मैं 5 लाइन से दिखाऊं तो इस डेफिनेशन के हिसाब से मेरा फ्लक्स 5 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी 10 है। अगर मैं इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को 10 लाइन से दिखाऊं तो मेरा फ्लक्स 10 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी 10 है। अगर मैं इसी फील्ड को 20 लाइन की मदद से दिखाऊं तो मेरा फ्लक्स इस डेफिनेशन के हिसाब से 20 हो जाएगा, पर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी उतनी ही है। तो बच्चों मेरे कहने का तात्पर्य यह है, देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही हो, जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या कहता है कि इस एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करती है वही फ्लक्स कहलाता है, राइट। तो इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, 10 न्यूटन पर कूलम है, राइट, लेकिन इसी 10 न्यूटन पर कूलम फील्ड को आप दिखाने के लिए 5 10 15 20 कितनी भी लाइन यूज कर सकते हो। और जो दूसरी डेफिनेशन कहती है वो फील्ड लाइंस को गिनना है आपको कि कितनी फील्ड लाइंस यहां से क्रॉस कर रही हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी 10 है, राइट, 5 लाइन से दिखाओ तो भी 10 को ही दिखा रहे हो, 15 लाइन से भी आप 10 को ही दिखा रहे हो, 20 लाइन से भी आप 10 वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को ही दिखा रहे हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हुई, अगर एरिया चेंज नहीं हुआ तो फ्लक्स चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर जाते हो तो सेम एरिया सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस की वजह से आपको फ्लक्स ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हुआ, एरिया चेंज नहीं हुआ, तो फ्लक्स अलग अलग क्यों मिल रहा है, अलग अलग फ्लक्स नहीं मिलना चाहिए, राइट। तो यहां गड़बड़ हो रही है, तो ये गड़बड़ हम कैसे समझेंगे, तो इसका मतलब क्या ये गलत है, नहीं ये गलत नहीं है, ये भी सही है। तो कैसे सही है वो देखते हैं। देखो बेसिकली क्या होता है ना, आप इसको कंपेयर करोगे दूसरे के साथ। सपोज देखो एक दूसरा एरिया है आपका, ठीक है, अब इस एरिया से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, 3। अच्छा, इस एरिया से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही थी, 5, तो इसका फ्लक्स था कितना, 5 φ1, और इसका फ्लक्स φ-1 कितना था, 3 था, ये वाला हटा दो अभी। अच्छा, जब आप लाइंस बढ़ाओगे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ाओगे, आप ज्यादा करोगे, सपोज आपने यहां 10 लाइनें बना दी, सपोज आपने इस रीजन में 10 लाइनें बना दी, तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका, φ2 बोल देते हैं अपन, बना देते हैं, चलो पहले लाइंस बना लेते हैं, 1 2 3 4, आपने 4 लाइनें बढ़ाई, तो इस पर्टिकुलर रीजन में फ्लक्स कितना हो गया आपको पता है, 9 हो गया। 5 तो पहले से था, 4 लाइन और बढ़ाई आपने, तो यहां फ्लक्स हो गया 9। अच्छा, इसका फ्लक्स कितना हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6, इसका फ्लक्स हो गया कितना, 6। तो जब इसका फ्लक्स बढ़ा तो क्या इसका फ्लक्स भी बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ा। आप लाइंस कम करोगे, इसका फ्लक्स कम होगा तो इसका फ्लक्स भी कम होगा। समझ में आया। तो जब आप दोनों को रिलेट कर रहे हो, जब आप दो एरियाज को रिलेट कर रहे हो, तो अगर एक लाइंस बढ़ाते हो तो एक का फ्लक्स बढ़ता है, दूसरे का भी बढ़ जाता है। तो क्या ऐसा हुआ कि एक का अलग आया एक का अलग आया, नहीं, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, ये कम हुआ तो ये भी कम हुआ, ठीक है। तो जब आप रिलेट कर रहे हो दोनों को, तो अलग रिलेशन नहीं हो रहा है, रिलेशन अभी भी वैसा ही है। दोनों का जितना डिफरेंस था बाद में भी उतना ही डिफरेंस रहेगा। पहले कितना डिफरेंस था, ये 5 से कितना हुआ, 9 हुआ, 4 हुआ, राइट। मेरी गिनती में एक्चुअली मैंने जो एरिया बनाया है वो थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया है मैंने, इसके से मेरा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। डिफरेंस सेम ही आएगा,
मतलब ये कि पहले यहां से 5 लाइन क्रॉस कर रही थी, यहां से 3 लाइन क्रॉस कर रही थी, राइट। आपने 4 बढ़ा दिया तो अब यहां से 9 लाइन्स क्रॉस कर रही हैं, तो यहां से 7 लाइन्स क्रॉस करनी चाहिए, यहां भी 4 बढ़ना चाहिए, ठीक है। मतलब जिस तरह से इसमें चेंज आएगा उसी तरह से इसमें भी चेंज आएगा, जिस तरह से ये कम होगा उस तरह से ये भी कम होगा। अगर आप लाइन्स पर जाते हो तो आपको रिलेशन देखना है, ठीक है। एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, यस, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक घट रहा है दूसरा भी घट रहा है, यस, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो जब आप रिलेट कर रहे हो तो ओवरऑल कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये बढ़ा था तो ये भी बढ़ गया था, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आया, बराबर है। पहले जितना गैप था दोनों के बीच में अभी भी उतना ही गैप है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसका बहुत ज्यादा बढ़ गया इसका बहुत कम हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। रिलेशन देखोगे तो डिफरेंस अभी भी दोनों का सेम ही है, ठीक है, तो कोई चेंज नहीं आया। तो फील्ड लाइंस की बात जब हम करते हैं तो हम रिलेशन की बात करते हैं, हम दो ऑब्जेक्ट्स के एरियाज को रिलेट करते हैं। अच्छा, अब उसको छोड़ो, ठीक है, वो आपको कहीं कहीं यूज होने वाली है, ठीक है, वो कुछ क्वेश्चंस में आपको ये यूज होने वाला है। मेन आपका ये आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एरिया से कितनी क्रॉस कर रही है, ठीक है, वो आपको देता है फ्लक्स का मेजरमेंट। अच्छा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi इक्वल्स टू E बार डॉट A बार, ठीक है। अब ये कैसे आया ये निकालते हैं हम। इसके लिए थोड़ा सा हमको एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तो पहले वो अपन एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अच्छा, सपोज देखो ये एक मेरा एरिया है, ठीक है, यहां से कुछ पानी फ्लो करके जा रहा है, पाइप का सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन, एक पाइप का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। उस पाइप को सीधा रखा है तुमने, ठीक है, उसका जो गोल वाला सेक्शन है एकदम सीधा है, उसमें से पानी निकल रहा है बहुत सारा, ठीक है। अब अगर आप पाइप को ऐसे क्रॉस में कट कर दो, ठीक है, ये आपका ऐसा लंबा पाइप है, आप इसको ऐसे क्रॉस में कट कर दो तो आपका पाइप कैसा हो जाएगा, उसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट। तो पहले जब सीधा क्रॉस सेक्शन था तो उसमें से कुछ पानी निकल रहा था, आपने से क्रॉस में कट कर दिया इसको, तो अब उसमें से कुछ अलग अमाउंट का पानी निकलेगा। जितना पानी पहले यहां से निकल रहा था ना पर सेकंड, ठीक है, पानी तो ज्यादा ही निकलेगा, पर सेकंड, हर सेकंड में पहले यहां से ज्यादा पानी निकल रहा था, अब जब आपने स्लैंट कट कर दिया ना तो यहां से कम पानी निकलेगा। अभी भी एरिया उतना ही है, जितना पाइप का एरिया था पहले वो गोल सेक्शन का, क्रॉस कट करने पर भी गोल सेक्शन का ये जो एरिया बनेगा और ये जो एरिया है वैल्यू अभी भी सेम है दोनों के एरियाज की, ठीक है। ये अगर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था तो ये भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही है अभी भी, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब ये टेढ़ा दिख रहा है आपको, ठीक है, ये स्लैंट वाला हिस्सा है और ये वर्टिकल था, तो यहां से ज्यादा पानी निकल रहा था और यहां से कम पानी निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, एरिया में चेंज तो आया नहीं, ठीक है, खाली आपने क्या किया है, जो ऐसा एरिया था उसको आपने टेढ़ा कर दिया। समझ में आया? तो एरिया का अगर आप एंगल चेंज कर रहे हो तो वहां से गुजरने वाली चीज में चेंज आ रहा है, बराबर है। यानी इस केस में जो आपका एरिया है उसका खाली मैग्नीट्यूड नहीं, उसका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली हम यही पढ़ते आए कि एरिया स्केलर होता है, राइट। लेकिन कुछ कुछ केसेस में हमको एरिया को एज अ वेक्टर ट्रीट करना पड़ता है, बराबर है। तो यहां आप देख रहे हो इस केस में आपका एरिया का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सीधा था तो ज्यादा पानी जा रहा था, क्रॉस हुआ तो कम पानी जाने लग गया पर सेकंड, ठीक है। तो उस हिसाब से एरिया का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो गया, तो यहां पर आपका एरिया क्या कहलाएगा, वेक्टर कहलाएगा, बराबर है। अच्छा, अब जब एरिया वेक्टर है तो वेक्टर का डायरेक्शन जरूरी हो जाता है फाइंड करना, तो वेक्टर का डायरेक्शन आप कैसे फाइंड करोगे, ठीक है, कैसे फाइंड करोगे। तो देखो जो भी आपका एरिया है, ठीक है, ये आपका एरिया है ऐसा गोल, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर आपका एरिया वेक्टर होता है, ठीक है। एरिया वेक्टर को क्या करते हैं हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब ये अगर आपका सरफेस है ये वाला, तो एरिया वेक्टर हमेशा इसके परपेंडिकुलर बनेगा, इस तरफ, फिर यहां पर ऐसे इस तरफ, ठीक है। ये एरो हमारा, ये ब्लैक वाला, ये मेरा एरो बाहर आता हुआ ऐसा, ठीक है, ऐसा। अच्छा, बाहर आता हुआ मैंने बता तो दिया, ठीक है। हमेशा ये ना बाय कन्वेंशन लिया जाता है, ठीक है। अब ना जैसे कि कंफ्यूजन ना हो, आप देखो एरिया वेक्टर आप कैसे बना सकते हो, ये जो गोल वाला सेक्शन था ऐसा, आपने ऐसा बाहर की तरफ एरो बताया, आप अंदर की तरफ भी तो एरो बता सकते थे, है ना। तो एरिया वेक्टर का तो दो डायरेक्शन पॉसिबल है, बाहर की तरफ भी पॉसिबल है, अंदर की तरफ भी पॉसिबल है, तो आप कौन सा कंसिडर करोगे, है ना। तो बाय कन्वेंशन जो नियम चला आ रहा है, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक स्टैंडर्ड नियम बना दिया गया है कि इसके लिए हमेशा बाहर की तरफ सरफेस से बाहर निकलता हुआ वेक्टर आपको बनाना है। अच्छा, ये तो हुआ ओपन सरफेसेस, एकदम फ्लैट सरफेसेस हैं, ठीक है। आपका स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, हर केस में सरफेस के परपेंडिकुलर आपको एरिया वेक्टर बनाना है। लेकिन अगर कोई क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है, जैसे कि गोला है, स्फीयर है, ठीक है,
अच्छा, ये अभी इसको यहीं रखना है, ठीक है। अभी हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, ये समझने के बाद हमको ये वाला कॉन्सेप्ट फिर से डिस्कस करना है और वो हमको क्लियरली पता चल जाएगा, राइट। अभी इस पे फोकस करो। अच्छा, तो हम कहां थे? अगर ये गोल सरफेस है, यानी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है, स्फीयर है अगर, ठीक है, अगर स्फीयर है या फिर कोई और इरेगुलर ऐसा टेढ़े मेढ़ा सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर आप कैसे निकालोगे? ठीक है, तो हम क्या करेंगे पता है, ये जो कर्व्ड सरफेसेस होते हैं ना, हम इनके छोटे छोटे हिस्से कर लेंगे। क्या कर लेंगे? छोटे छोटे हिस्से। अच्छा, अब अगर एक बड़ा सा कर्व्ड सरफेस है, उसका छोटा सा हिस्सा लो, बहुत छोटा सा हिस्सा लो, तो वो आपको ऑलमोस्ट फ्लैट मिलेगा, राइट। जैसे हम अर्थ के बारे में डिस्कस करते आए, हमको कभी अर्थ का गोलापन फील होता है क्या? अर्थ एक स्फेरिकल बॉल है ना, अर्थ एक बड़ा सा गोल है। तो आप अपनी जगह पर खड़े हो तो क्या आपको कभी फील हुआ कि अर्थ कर्व्ड है? कहीं दिखता है आपको बेंड हुआ? नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि हम इतने बड़े अर्थ के एक छोटे से हिस्से में प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो छोटा सा हिस्सा हमको ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस की तरह दिखता है, ठीक है। दुनिया में कई लोग तो ये भी मानते हैं कि अर्थ फ्लैट है, फ्लैट अर्थर्स सोसाइटी है एक, ठीक है। पता नहीं किस दुनिया में वो लोग जी रहे हैं, उनकी बात अलग है, छोड़ो। तो जो कर्व्ड सरफेस है, अगर आप उसका एक छोटा सा हिस्सा लोगे तो वो आपको ऑलमोस्ट स्ट्रेट यानी कि फ्लैट सरफेस की तरह दिखेगा। तो आप क्या करोगे? जितने भी कर्व्ड सरफेसेस हैं, उन सब कर्व्ड सरफेसेस को क्या करोगे? छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लोगे, और ये आपके छोटे छोटे जो हिस्से हैं, ये ऑलमोस्ट एक फ्लैट सरफेस की तरह बिहेव करेंगे। तो इसका वेक्टर ऐसा, इसका वेक्टर ऐसा, इसका वेक्टर ऐसा, यहाँ पर एक फ्लैट सरफेस कंसिडर किया, उसका ये वेक्टर ऐसा। इसमें भी कर्व्ड सरफेस का छोटा सा हिस्सा फ्लैट है, 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 उसका सरफेस का वेक्टर इस तरह से हम दिखा सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें भी दो चांसेस थे, अंदर की तरफ भी बन सकता था, बाहर की तरफ भी बन सकता था, लेकिन हमेशा बाहर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ नहीं। अच्छा, इस केस में ना, ये जो फ्लैट वाला सरफेस है आपका, इसमें आपने इस तरफ एरिया वेक्टर दिखाया था। अच्छा, फिर मैंने क्या बोला था? आप ऐसा एरिया वेक्टर नहीं दिखाओगे, राइट? ओके, लेकिन आप इस तरफ तो बना सकते हो ना, ठीक है, सरफेस से बाहर निकलता हुआ, और इस सरफेस पर लोगे तो इस तरफ, और पीछे के सरफेस पर लोगे तो इस तरफ। ये ध्यान रखना। क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? मैंने जैसे पहले ही बताया आपको बना के, ये जो मेरा ब्लैक वाला पोर्शन है, ये मेरा एरो समझ लो, ठीक है। तो ये इस तरफ वाला एरिया ले रहा हूं तो ये एरो इस तरफ जाता हुआ होगा, और इस तरफ का एरिया ले रहा हूं तो ये एरो इस तरफ जाता हुआ होगा, बराबर है। पर इस केस में, ठीक है, आप कहोगे कि हम ऐसा बना रहे हैं, है ना, हम ऐसा नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं बना सकते। सही बात है, जैसा इसमें मैंने बताया था कि आप ऐसा तो बना सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं बना सकते हो। एरो एरिया को हिट करता हुआ नहीं होगा, ठीक है। एरो की जो पूंछ होगी ना, वो एरिया में होगी, ठीक है। एरो हमेशा एरिया से बाहर की तरफ। अच्छा, तो इसमें जो अंदर का हिस्सा है, ठीक है, क्या क्या समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला? जो भी आपका एरिया होता है ना, ठीक है, ये जो एरो बनेगा ना, वो एरो कभी भी एरिया को टच नहीं करेगा। ये एरो की जो पूंछ होगी ना, टेल होगी ना, वो आपके सरफेस को टच करेगा, ठीक है। एरो हमेशा सरफेस से बाहर होना चाहिए। तो पूंछ टच कर रही है एरिया को और एरो बाहर की तरफ है सरफेस से, पॉसिबल है। अगर ये हॉलो स्फीयर है, गड्ढा अंदर पूरा खोखला है, हॉलो स्फीयर है, तो ये वाला वेक्टर भी तो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, पर हम इसको ऐसा नहीं ले सकते, ठीक है। पॉसिबल तो है पर हम इसको लेंगे नहीं, ठीक है। बाय कन्वेंशन कोई भी क्लोज्ड बॉडी है तो उसको हमेशा बाहर वाले ही वेक्टर्स को कंसीडर करना है। अंदर सरफेस के अंदर वाले वेक्टर्स को ऐसे वाले को भी नहीं लेना है और ऐसे वाले को भी नहीं लेना है। क्लियर है? खाली बाहर निकलता हुआ। ओके, अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बाहर हो सकती है, खाली हम एरिया की बात कर रहे हैं। हमने एरिया का कन्वेंशन लिया है कि हमेशा बाहर की तरफ। तो मेरे ख्याल से एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और अगर एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो बस अब फ्लक्स आपका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट आपके भेजे में बैठ जाएगा। तो हम अब इसी डेफिनेशन के हिसाब से समझेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर से बनाते हैं एक एरिया। थोड़ा सा मैं चेंज लाऊंगा चीजों में, ठीक है। जो हमने अब तक दिमाग में पचा लिया है, ठीक है, उन चीजों को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। अच्छा, तो क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर एरिया से जितना फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करता है, वही उसका, उस एरिया का फ्लक्स कहलाता है। अच्छा, अब वो हम कैसे फाइंड करेंगे तो वो देखते हैं। देखो, ये मेरा एक सरफेस है, राइट। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, ठीक है, वो एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, है ना, परपेंडिकुलर एकदम। ये मेरा सरफेस,
सरफेस के ऊपर लाइन बनाई मैंने, तो मेरा एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होगा ऐसा, पक्का? अच्छा, तो इस केस में देखो जितनी जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और जो मेरा एरिया वेक्टर है, दोनों किस डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, पक्का है ना? अच्छा, अब इस केस में ये जो डेफिनेशन लिखी है आपने, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स एसोसिएटेड विद दैट एरिया। मैंने बोला कि जब हम इसको आगे करेंगे तो इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या है, ठीक है, गिवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया परपेंडिकुलरली या नॉर्मली, ठीक है, परपेंडिकुलरली या नॉर्मली इज कॉल्ड फ्लक्स एसोसिएटेड दैट एरिया। अच्छा, तो जितनी भी लाइनें हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके सरफेस को परपेंडिकुलरली छेदते हुए निकले, ये मेरा एरिया, इसको छेदते हुए निकले परपेंडिकुलरली, समझ में आया? हर लाइन नहीं, जो परपेंडिकुलरली क्रॉस करती है वही वाले को हमको काउंटिंग में लेना है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, देखो इसके पहले परपेंडिकुलरली नहीं लिखा था तो डेफिनेशन गलत नहीं थी, डेफिनेशन सही थी, बिल्कुल सही थी, वैसे भी समझा जा सकता है, लेकिन मैं आपको इजी करने के लिए ये वाली चीज बता रहा हूं, क्योंकि ये चीज जब दिमाग में डालोगे तो ये चीज बहुत आसानी से आगे समझ में आएगी, ठीक है, उसके बाद हम उसको उड़ा के समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं धीरे धीरे तुमको डोज देना चाहता हूं, जैसा आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था ना, सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, पर बाद में ये आपने पढ़ा कि सन तो राइज करता ही नहीं है ना, वो तो अर्थ घूमता है ना। तो पहले जैसे जैसे थे तुम उस हिसाब से तुमको डोज दिए जाते थे, उसके बाद और हैवी डोज दिए जाते हैं। जब हैवी डोज दिया जाता है तो फिर तुम ये बोलते हैं अच्छा छोटी क्लास में ये सब पढ़ते थे, अच्छा इसमें ऐसा भी है, समझ में आया? तो वो चीज वैसा ही कुछ कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि सरफेस को परपेंडिकुलरली छेदते हुए निकल जाएं, बराबर है। तो इस केस में देखो, क्या सारी फील्ड लाइंस सरफेस को परपेंडिकुलरली छेदते हुए निकल रही हैं? यहां सारी फील्ड लाइंस सरफेस को परपेंडिकुलरली छेदते हुए निकल रही हैं, है ना? अच्छा, एरिया वेक्टर जो होता है हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर है मेरा ये, इस एरिया के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो एरिया वेक्टर भी सरफेस के परपेंडिकुलर है ना, एरिया के परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर है। अच्छा, और सारी की सारी फील्ड लाइंस आपको वही फील्ड लाइंस क्रॉस करनी है, मतलब काउंट करनी है जो इसको परपेंडिकुलरली छेदते हुए निकले, मतलब फील्ड लाइंस भी इसके परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर भी सरफेस के परपेंडिकुलर है, मतलब आपका एरिया वेक्टर और फील्ड लाइंस सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप वही फील्ड लाइंस काउंट करोगे जो कि एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में आती हो, बराबर है, क्लियर है। अगर मैं बोलूं एरिया, एरिया वेक्टर नहीं, अगर मैं बोलूं एरिया, तो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काउंट कर रही हैं? जो एरिया के परपेंडिकुलर हैं। और अगर मैं बोलूं एरिया वेक्टर, अब मैं क्या बोल रहा हूं, एरिया वेक्टर, तो मैं कौन सी फील्ड लाइंस काउंट करूंगा? जो फील्ड लाइन के जो कि एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है, ठीक है। कौन सी फील्ड लाइंस काउंट करनी है? जो कि एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है, क्लियर है। एरिया के परपेंडिकुलर और एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में, क्लियर है। आप दोनों में से किसी भी हिसाब से याद रख सकते हो, ठीक है। मैंने सर यहां लिखवा दिया परपेंडिकुलर टू एरिया, ठीक है, तो अपन उस हिसाब से देख सकते हैं। तो यहां जितने भी फील्ड लाइंस हैं सारी की सारी वेक्टर के डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है, तो यहां सारी फील्ड लाइंस आपके फ्लक्स में काउंट होंगी, बराबर है। अच्छा, तो फ्लक्स का बेसिकली जो फॉर्मूला है वो क्या है? फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है? फ्लक्स इज, ठीक है, एरिया इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मेन फॉर्मूला ये है, ठीक है, इसको ध्यान रखो थोड़ा सा, यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। फ्लक्स इज एरिया इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, तो इस केस में, ठीक है, जितनी की जितनी फील्ड लाइंस है सभी एरिया को क्रॉस कर रही हैं। अच्छा, अगर ये फील्ड लाइंस ऐसी ना रहें, ठीक है, अगर ये फील्ड लाइंस ऐसी ना रहें
तो कैसे रहेंगे भाई? अगर ये फील्ड लाइंस कुछ ऐसी जा रही हैं क्रॉस में, मतलब समझे? मतलब आपका एरिया कुछ ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी क्रॉस में जा रही हैं, ठीक है? इसको ऐसे टेढ़ा टच कर रही हैं, टेढ़ा छेद रही हैं, सीधा नहीं छेद रही हैं, टेढ़ा टेढ़ा छेद रही हैं, ठीक है? ऐसे ऐसे छेद रही हैं, ठीक है? टेढ़ा छेद रही हैं, ठीक है? अच्छा एरिया, तो जो एरिया वेक्टर है वो तो एरिया से ही लेना देना है उसका, ठीक है? तो एरिया वेक्टर तो हमारा ऐसा ही बनने वाला है भाई। एरिया वेक्टर तो सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा, है ना? ये मेरा सरफेस, ये मेरा एरिया वेक्टर, ये तो परपेंडिकुलर है, ठीक है? कहीं पर भी बना सकता हूं मैं, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, लेकिन जो फील्ड लाइंस हैं वो मेरी टेढ़ी टेढ़ी छेद रही हैं, राइट? टेढ़ी टेढ़ी छेद रही हैं, है ना? ऐसे ऐसे छेद रही हैं। तो अगर मैं इसको हटा दूं तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना? और एरिया वेक्टर के बीच में कुछ एंगल बन रहा है क्या? एंगल बन रहा है ना? तो वही मैं दिखा रहा हूं यहां पर, देखो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये मेरा एरिया वेक्टर है, इनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है। उस एंगल को नाम दे दिया हमने कितना? थीटा। क्या नाम दे दिया हमने? थीटा। ओके, अब क्या बोला था मैंने कि फॉर्मूले, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, फ्लक्स की बात करेंगे, तो फ्लक्स में हम सिर्फ वही फील्ड लाइंस लेंगे या फिर वही इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे जो कि एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में हो, राइट? अच्छा, तो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में कौन सी फील्ड है? सारी फील्ड तो क्रॉस में जा रही हैं, एक भी इसके डायरेक्शन में नहीं है ना? तब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, है ना? तो क्या इसके डायरेक्शन में कोई भी फील्ड नहीं है? क्या है कि नहीं है? बिल्कुल है। कैसे है? देखो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं ना, एक वाई डायरेक्शन, एक एक्स डायरेक्शन, करते हैं कि नहीं करते हैं? और भी डायरेक्शन में करते हैं, लेकिन बेसिकली वेक्टर को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने बनाया, इसको मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूं। एक कंपोनेंट मेरा इस तरफ बनेगा, है ना? कहां चला गया ये? एक कंपोनेंट मेरा ये वाला बनेगा और एक कंपोनेंट मेरा ये वाला बनेगा, है ना? इसको मैं एक्स कंपोनेंट दे दूं नाम, ठीक है? अच्छा, जो जस्ट थीटा के बगल में कंपोनेंट बनता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? ई कॉस थीटा कहलाएगा। और दूसरा वाला क्या कहलाता है? ई साइन थीटा, राइट? यही है ना? ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है? मैंने इसका दो कंपोनेंट बना दिया, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो जो जस्ट थीटा के बगल वाला कंपोनेंट होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है और दूसरा वाला साइन कंपोनेंट होता है। किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसलिए इसको ई कॉस थीटा नाम दिया, इसको ई साइन थीटा नाम दिया, राइट? अच्छा, अब देखो क्या एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है आपको? ये ई कॉस थीटा वाला आपका एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में ही है, बिल्कुल है ना? तो कहने का मतलब कि जब स्लैंट है इलेक्ट्रिक फील्ड तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ हिस्सा एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है, बराबर है? तो हम फ्लक्स में इसी वाली फील्ड को यूज करेंगे, बराबर है? पक्का? अच्छा, तो अब फ्लक्स का फिर से साफ सफाई से कामकाज लिखते हैं अपन। यहां लिखूं? पक्का? अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, मैंने क्या बोला? आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट लोगे जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है? एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है? ई कॉस थीटा, राइट? इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? एरिया से, ठीक है? मैंने क्या बोला? फ्लक्स क्या होता है? एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? तो एरिया क्या है आपका? एरिया ए, उसकी वैल्यू कितनी है? ए, और उसमें आप क्या मल्टीप्लाई करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे? जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है। तो आपका एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में कौन सी फील्ड है? ई कॉस थीटा, ठीक है? ई का इतना हिस्सा इस डायरेक्शन में है, इसको हम लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। इसी को हम लिखते हैं ई बार डॉट ए बार, फ्लक्स का फॉर्मूला, ठीक है? ई बार डॉट ए बार याद होगा ना, हमने ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा पढ़ा था, है ना, 11th में? तो ए बी कॉस थीटा को हम ए बार डॉट बी बार लिख सकते हैं, इसलिए ई ए कॉस थीटा को ई बार डॉट ए बार लिखा है। क्लियर है? अच्छा, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं हम, कैसे वो देखते हैं।
फिर क्या कर सकते हैं, देखो अगर अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी दी हुई है और आपका एरिया कुछ ऐसा है टेढ़ा सा, आपका एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो आप क्या करोगे, एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बना दोगे, ठीक है, एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट बनाओगे, तो ये एरिया वेक्टर आपका, इसके दो कंपोनेंट्स ए कॉस थीटा है ना, और ये वाला ए साइन थीटा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है आपकी, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का कौन सा कंपोनेंट, ए कॉस थीटा। अच्छा, यहां क्या बताया था मैंने कि आप वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करोगे जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में हो, है ना, इस बार तो एरिया वेक्टर इस तरफ है ना, एरिया वेक्टर इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, एरिया वेक्टर क्रॉस जा रहा है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वो लेनी थी जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है, आपने तो एरिया का कंपोनेंट ले लिया, है ना, तो दोनों ले सकते हैं, ठीक है। आप क्या करो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लो जो कि एरिया के डायरेक्शन में है, और अगर ऐसा नहीं ले सकते हो तो आप एरिया का वो कंपोनेंट लो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। समझ में आया क्या कह रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लो जो कि एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एरिया, ये भी आपको फ्लक्स देगा, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिक्स रखो, जितनी वैल्यू जो भी है, इनटू कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है, इस बार एरिया वेक्टर का कंपोनेंट ले लो, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया, कोई भी ले सकते हो, एरिया फिक्स कर लेते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट ले लो जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स कर लिया तो एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट ले लो जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, दोनों में से कोई भी काम आप करोगे आपको फ्लक्स मिलेगा, बराबर है। तो मैं इस बार एरिया वेक्टर का कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लेके कर रहा हूं, समझ में आया। अच्छा, तो इसमें हम कैसे करेंगे, फ्लक्स फाई इक्वल्स टू ई इंटू ए कॉस थीटा, बराबर है ना, क्या बताया मैंने, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो कौन सा कंपोनेंट एरिया का जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इस बार कौन सा कंपोनेंट है हमारा, ए कॉस थीटा है। अच्छा, तो फिर से ई ए कॉस थीटा हो गया, इसको हम ई बार डॉट ए बार लिख सकते हैं, है ना, समझ में आया। तो ये बात हो रही है हमारी कुछ ऐसी फ्लक्स की, लेकिन अभी कुछ कुछ चीजें और बची हुई हैं। देखो, अब आपने इसमें एक एक कंपोनेंट इग्नोर कर दिए थे, इस वाले केस में आपने ई साइन थीटा को इग्नोर कर दिया, इस वाले केस में आपने ए साइन थीटा को इग्नोर कर दिया। अच्छा, देखते हैं, अब आपको ये जो फॉर्मूला मिल गया ना, यहां से आपका सारा काम हो जाएगा, अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ई ए कॉस थीटा। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, ठीक है, और आपका एरिया ऐसा रखा हुआ है, कुछ एरिया भी ऐसे ही रखा हुआ है, मतलब समझो, कहने का मतलब मेरा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रही है, ऐसे 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 एरोस जा रहे हैं, ये एरिया वेक्टर ऐसा रखा हुआ है, एरिया ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, तो आपका एरिया वेक्टर कैसा होगा, ऐसा होगा, है ना, परपेंडिकुलर, एरिया ऐसा रखो आप, तो एरिया वेक्टर कैसा आएगा, ऐसा आएगा, है ना। अच्छा, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही थी, यूं जा रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही थी और एरिया वेक्टर ऐसा आ गया, है ना, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो इस केस में आपका फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स कितना होगा, फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा के कितना आएगा, 90 आएगा, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो आपका फ्लक्स कितना आएगा, 0, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर आपका एरिया, ठीक है, जब एरिया ऐसा परपेंडिकुलर था, ठीक है, तो फ्लक्स आपको उस केस में मैक्सिमम मिलता है, टेढ़ा रहता है तो थोड़ा कम मिलता है, लेकिन अगर एरिया पूरा हॉरिजॉन्टल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रही है और आपका पूरा एरिया हॉरिजॉन्टली उसमें लाई कर रहा है, तो एरिया वेक्टर जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया। तो जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे तो उस हिसाब से आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर है, क्लियर है, पक्का।
एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हैं तो फ्लक्स जीरो है। एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बार मैंने एरिया वेक्टर नहीं बोला, एरिया बोला, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हैं तो फ्लक्स जीरो है। ठीक है, समझ में आ रहा है? E पैरेलल टू एरिया, ठीक है, E परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। एरिया के पैरेलल होगा तो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इनका मतलब सेम होता है। फ्लक्स होगा कितना, जीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू एरिया वेक्टर, फ्लक्स मैक्सिमम। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ आप लिख सकते हो लिखने के लिए। चलते हैं यार, अब थोड़े बहुत कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं मस्त वाले, तो थोड़ा बहुत कुछ और आइडिया आ जाएगा आपको कि एक्चुअली में इसका करना क्या है। कब से थियरी डिस्कस कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ E इज इक्वल टू 6i प्लस 3j प्लस 4k, इफ E इज इक्वल टू 6i प्लस 4j प्लस 3k, सॉरी 3j प्लस 4k है, 3j प्लस 4k, ओके। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एरिया 20 यूनिट्स इन YZ प्लेन। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू एरिया of 20 units, right, of 20 units and lying in YZ plane है, in YZ plane, ओके। समझे इस क्वेश्चन का मतलब? पहले बनाते हैं अपन डायग्राम। X Y Z, आपका YZ प्लेन में एरिया लाई करता है, कुछ ऐसा एरिया लाई करेगा आपका, ठीक है। और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तीनों डायरेक्शन में लाई कर रहा है, 6i प्लस 3j प्लस 4 के मतलब X Y Z तीनों डायरेक्शन में लाई कर रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा डायग्राम से बनाना मुश्किल लगेगा, ठीक है, इसको मैं डायग्राम से रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को 3D में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, वो मेरे हद में नहीं है और तुम्हारे हद में भी नहीं है, ठीक है। तो बिना उसके भी हम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अच्छा देखो मेन क्या है, अगर आपका एरिया का मैग्नीट्यूड दिया कितना 20 यूनिट्स और बोला है कि वो YZ प्लेन में लाई कर रहा है। अच्छा, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये मेरा X एक्सिस, ऊपर मेरा Y एक्सिस और इस तरफ मेरा Z एक्सिस, ठीक है। इसको थोड़ा समझ सकते हैं हम, खाली इसका बताना था तो ये तो बता सकते हैं अपन। X Y Z, आपका एरिया अगर YZ प्लेन में है ना, YZ प्लेन में है तो आपका एरिया वेक्टर जो होगा वो किस तरफ होगा, सोच सकते हो? देखो ऐसे समझो, X Y Z, ये ब्लैक वाला मेरा X है, रेड वाला मेरा Y है और ब्लू वाला मेरा Z है, ठीक है। अच्छा, YZ प्लेन में है आपका एरिया, मतलब ये रहा आपका एरिया, ये इसमें, ठीक है, रेड और ब्लू के बीच में आपका एरिया है। YZ प्लेन में एरिया बोला है ना, मतलब इस वाले हिस्से में, ये वाला हिस्सा में ऐसा एरिया बनेगा आपका। समझ में आ रहा है? ये मेरी बुक में ऐसे रख सकता हूं कि मेरा एरिया कुछ ऐसा बनेगा। अब मुझे बताओ इस एरिया का वेक्टर किस तरफ होगा, एक्स के डायरेक्शन में होगा क्या, है ना। एरिया वेक्टर कौन सा बनेगा आपका, ब्लैक की डायरेक्शन में नहीं आएगा एरिया वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर होता है ना एरिया वेक्टर, तो बाहर निकल जाओ उधर ब्लैक की डायरेक्शन में, यानी कि एक्स की डायरेक्शन में, राइट। तो सिंपल है। और अगर ये नहीं समझ में आता तो इतना ध्यान रखो, अगर एरिया YZ प्लेन में है तो उसका वेक्टर एक्स डायरेक्शन में होगा, अगर एरिया XY प्लेन में है
तो तीसरा क्या बचा z, तो आपका एरिया वेक्टर z डायरेक्शन में होगा। और अगर xz प्लेन में एरिया डाल दिया तो उसका वेक्टर y डायरेक्शन में होगा। सिंपल है, जो गायब है उसके डायरेक्शन में डाल दो। yz है, कौन सा गायब है, x गायब है, मतलब इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, x के डायरेक्शन में होगा, राइट, पक्का। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया हुआ है 6i + 3j + 4k, ठीक है। अब अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। अच्छा, और आपका एरिया वेक्टर, एरिया कैसे बनेगा आपका, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड 20 यूनिट्स है, तो इसको 20 लेके चलेंगे, कन्वर्ट तो कुछ करना नहीं, यूनिट्स है। अच्छा, पर डायरेक्शन भी लगाना है, तो डायरेक्शन क्या लगाओगे आप, आई लगाओगे, है ना, क्योंकि YZ प्लेन में है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन x डायरेक्शन में आएगा, तो x डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर अपन क्या यूज करते हैं, I यूज करते हैं। क्लियर है। अच्छा, आपको क्या चाहिए था, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द एरिया, राइट। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E a cos थीटा, राइट, है ना। और E बार डॉट A बार भी तो हम लिख सकते हैं। क्यों मैं इस बार E बार डॉट A बार लिख रहा हूँ, E a cos थीटा नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि एंगल नहीं दिया हुआ है। अगर आपको एंगल दिया जाए तो E a cos थीटा वाला यूज करो, और एंगल ना दिया जाए, इस तरह से दिया जाए तो E बार डॉट A बार यूज करो। अच्छा, कैसे सॉल्व करेंगे, E हमारा 6i + 3j + 4k, इसका हमको डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, 20i के साथ, है ना। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा इसमें क्या होगा, i वाला i के साथ, है ना, फिर j और i के साथ होगा तो 0 हो जाएगा, k और i के साथ हो जाएगा 0 हो जाएगा। इतना तो हमने ना 11th में पढ़ा होगा वेक्टर्स। तो इसका आंसर कितना आएगा, खाली i वाले का आंसर आएगा, तो 6 × 26 = 120, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ एक लफड़ा आ गया, यूनिट का हमने यूनिट तो डिस्कस ही नहीं किया, है ना। यूनिट क्या आएगी फ्लक्स की, देख लेते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला वैसे बेसिकली क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है न्यूटन पर कूलम, और एरिया का क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो यूनिट लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। फ्लक्स आ गया आपका 120 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चलें क्या अगले क्वेश्चन की ओर। इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, यही है थियरी में बहुत डिटेल में मैं चला गया, ताकि भाई थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी अगर कॉन्सेप्ट वाले पूछे तो आप कंफ्यूज ना हो। चलो ये वाला क्वेश्चन मुझे लिखना पड़ेगा। अ सर्कुलर प्लेन शीट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, सर्कुलर प्लेन शीट ऑफ radius 10 centimeter is placed in a uniform electric field, is placed in a uniform electric field of कितने की इलेक्ट्रिक फील्ड, कितने वैल्यू की, 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, making an angle 60 degree with the field, making an angle 60 degree with the field, then calculate the flux through the sheet. फ्लक्स थ्रू द शीट। अच्छा, यहाँ बहुत समझने वाली चीज़ है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला पता है हमको, फाई इक्वल्स टू, एंगल दिया है ना इस बार, तो ई ए कॉस थीटा, राइट। इस बार वो डॉट वाला नहीं लेंगे, है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी हुई है, कितनी है, 5 × 10⁵, राइट। अच्छा, और एरिया कैसे मिलेगा, अपने को रेडियस दिया हुआ है, राइट। सर्कुलर प्लेन शीट है, सर्कल के शेप में, तो सर्कल का एरिया अपने को पता है πr² से मिल जाता है ना, पाई यानी कि जो भी हमारा 22/7 या 3.14 पाई r², तो r कितना 10 सेंटीमीटर है, राइट। 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 मीटर, और 0.1 मीटर r², तो 0.01 πr² इंटू थीटा कितना है 60 डिग्री, तो cos 60, राइट। ये सॉल्व कर दिया अपन ने, जो आंसर आएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हम ज़्यादा जोश में गए, हम ज़्यादा हीरो बने, हमने क्वेश्चन की डिटेल को मिस किया। क्या मिस किया,
जो मैं बार बार आपको जोर दे देकर बोल रहा था। A circular plane sheet of radius this is placed in a uniform electric field of 5 into 10⁵ Newton per coulomb making an angle 60 डिग्री। कौन 60 डिग्री एंगल बना रहा है? आपकी शीट 60 डिग्री का एंगल बना रही है, आपका एरिया वेक्टर 60 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है। ये जो आप थीटा डालते हो ना, थीटा की जो वैल्यू आप पुटअप करते हो वो कौन सी वैल्यू होती है? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। समझ में आया? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल नहीं होता है। समझ में आया? तो ये जो प्लेन शीट आपका एंगल बना रही है, मतलब आपका एरिया एंगल बना रहा है, एरिया वेक्टर वो 60 डिग्री एंगल नहीं बना रहा है। समझ में आया? तो आपको पहले वो एंगल निकालना पड़ेगा। अच्छा, उसके पहले डिटेल्स लिख लेते हैं पहले अच्छे से। रेडियस कितना है आपका? 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 0.1 मीटर। अच्छा, एरिया निकाल लेते हैं अपन इसका पहले, पाई आर स्क्वायर से मिल जाएगा क्या आपको? अच्छा, पाई कितना है? 3.14 और आर स्क्वायर यानी 0.1 का स्क्वायर तो 0.01, ये आपका एरिया आएगा, राइट। अभी पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इतना ही लिख के छोड़ दे रहे हैं। एरिया निकाल लिया आपने ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को पता है कितनी है? 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E A cos थीटा, ये यूज करना है, तो अभी अपन को थीटा चाहिए। अच्छा, पहले अपन इसको पिक्चोरियली समझते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ये आपकी शीट है, ठीक है, आपकी शीट एंगल बना रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का। आप कैसे बना सकते हो? आप शीट को ऐसा रख के इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा बना सकते हो, या आप शीट को टेढ़ा बनाकर इलेक्ट्रिक फील्ड को सीधा बना सकते हो। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को सीधा बना रहा हूं, ठीक है, और मेरी शीट को टेढ़ा बना रहा हूं। कोई भी कर सकता है, मैंने पहले ही बताया, पीछे भी हमने डिस्कस कर लिया थियोरी पोर्शन में हमारे। तो ये मेरा ये एरिया इस तरह से है। तो ये जो मेरा शीट है ना, ये शीट में अगर एक लाइन ड्रॉ करूं मैं ऐसे ही, एक से डॉटेड, ठीक है, ये जो लाइन बनाया है मैंने, ये शीट के अंदर है, पूरा ऐसा शीट है, उसके अंदर बनी हुई लाइन है, मतलब शीट की लाइन है, ऐसे समझो। तो शीट का एक्सेस बना दिया मैंने, कहने का मतलब। अच्छा, तो वो जो शीट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है, समझे? यानी कि ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री है। समझ में आया? शीट 60 डिग्री का एंगल बना रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, मतलब शीट में जो लाइन एक बना दी मैंने आसानी से समझने के लिए, ठीक है। तो शीट बना रही है, मतलब शीट में अगर कोई लाइन बनाओगे तो वो हर लाइन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्लियर है? अच्छा, अब एरिया वेक्टर इसका कैसा होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा क्या? पक्का? जो शीट के परपेंडिकुलर ही होगा ना एरिया वेक्टर, शीट का ऐसा होगा। शीट ऐसी है, राइट? अगर मैं ऐसी रखूं शीट, ठीक है, ये ऐसी कंडीशन में है शीट, तो एरिया वेक्टर कैसा? आसानी से जाता हुआ बनेगा। क्लियर है? इसके परपेंडिकुलर। अच्छा, तो ये वाला एंगल, ठीक है, एक मिनट, जो 60 डिग्री एंगल है वो किसके साथ है? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूं मैं, हो सकता है आपको बोर्ड में ना दिख रहा हो अच्छे से। ये मेरी शीट, ठीक है, उसका परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, ठीक है, और मेरी जो शीट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है। समझ में आया? ये लाइन जो मैं रेड से दिखा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा चलो इसको ब्लू से दिखा दो, उसके साथ ब्लू है तो यहाँ पे ब्लू दिखा दो। चलो, ये लाइन मेरी जो शीट की है, यानी शीट समझ लो अपनी, शीट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है। तो शीट का एरिया वेक्टर जो है, ये एरिया वेक्टर, ये इसके साथ कितना एंगल बनाएगा? देखो, एरिया वेक्टर शीट से तो परपेंडिकुलर होगा, यानी ये पूरा तो 90 डिग्री था मेरा, ये वाला उसमें 60 डिग्री निकल गया, तो ये बचा वाला कितना हुआ? 30 डिग्री हुआ क्या? है ना? तो आपका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। समझ में आया? तो अब आप फ्लक्स कैसे निकालोगे? E A cos 30 से। E कितना है आपका? 5 × 10⁵। A कितना है आपका? 3.14 × 0.01 इंटू कॉस थीटा कितना आपका? 30 है। समझ में आया? तो फिर वैल्यू सारी पुटअप करेंगे अपन। cos 30 की वैल्यू कितनी है हमारी? √3/2 होती है ना cos 30 की वैल्यू,
अच्छा, इन सबको आप सॉल्व करोगे तो जो आंसर आपका आएगा वो, तो मैं डायरेक्टली आंसर देख के लिख देता हूँ, मैं सॉल्व नहीं करने वाला, इतनी मेहनत नहीं करूँगा। कहाँ गया आंसर, कहाँ गया आंसर, 1.36 इंटू 10⁴, 1.36 इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, सॉरी हाँ सही है, 1.36 इंटू 10⁴, राइट। तो ये हो गया आपका एक और न्यूमेरिकल। तो इसी तरह के कुछ अब तक जितना फ्लक्स आपने पढ़ा है इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद जब हम गाउस लॉ वगैरह डिस्कस करेंगे तो गाउस लॉ में क्या होता है कि इसका थोड़ा और आगे का लेवल, ठीक है, आप किसी भी सरफेस के साथ जुड़ा हुआ फ्लक्स आसानी से निकाल सकते हो और भी इजी मेथड से, पर ये आपको आना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, राइट। तो प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, मेहनत करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।